नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से 5 देशों की यात्रा कर आए हैं, उसके बाद रिटर्न गिफ्ट में क्या हर उस समस्या का समाधान लेकर आए हैं जो इस वक्त भारत पर संकट के तौर पर दिखाई दे रही है? क्या वाकई में वैश्विक संकट के बीच में प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक दौरे से वैश्विक समर्थन लेकर आए? क्या वाकई में भारत के कच्चे तेल की समस्या का समाधान होगा? क्या चाइना के काउंटर में सेमीकंडक्टर में भारत आत्मनिर्भर होगा? क्या वाकई में ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन हरित क्रांति, हॉर्टिकल्चर, क्या उसमें एक बड़ा योगदान मिलने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी यूएई, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और इटली के दौरे पर रहे और ये उस दौर में दौरे हुए जब पूरी दुनिया में बड़ा संकट। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी के जरिए भारत को क्या मिल रहा है और मोदी की वो डील इन देशों के साथ क्या है जो भारत को एक पायदान ऊपर लेकर जाएगी। आपको विस्तार से समझा। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। शुरुआत करते हैं उस ग्राफिक्स के साथ जो आपको बताए कि प्रधानमंत्री मोदी इन 5 देशों की यात्रा के दौरान क्या महत्वपूर्ण समझौते कर आए हैं, क्या डील कर आए हैं। क्योंकि सवाल उनकी यात्रा को है, सवाल उनकी यात्रा को लेकर है, तो सवाल के जवाब में जरा देखिए किस देश के साथ कौन कौन से अहम करार हुए। सबसे पहले सिर्फ नंबर्स आपको बता रहे हैं। यूएई के साथ भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 7 बड़ी डील की है। नीदरलैंड के साथ 17 बड़ी डील की है, स्वीडन के साथ 10 बड़ी डील की है, नॉर्वे के साथ 12 और इटली के साथ 13 और कुल मिलाकर 59 अहम डील इन 5 दिनों के अंदर 5 देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की है। कमाल की बात यह है कि ये 59 डील भारत की हर उस समस्या का समाधान लेकर आई है जो भारत के अंदर दशकों से चली आ रही है। तो चलिए अब एक एक करके आपको समझाते हैं कि किस देश के साथ भारत ने क्या डील की है। सबसे पहले जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर है। इस दौरान क्या कुछ खास रहा? प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ यहां 180 मिनट रुके हैं, यानी कि सिर्फ 3 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी यूएई रुके और इस दौरान 7 बड़े एमओयू हुए हैं। और इन 3 घंटों में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मिलियन बैरल के क्रूड ऑयल के स्टॉक को भारत में रखने के लिए, रिजर्व रखने के लिए यूएई को तैयार किया। इसके अलावा $5 अरब का निवेश यूएई भारत के अंदर करेगा। यह इस दौरे का पहला दिन और पहले दिन के सिर्फ पहले 3 घंटे। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे पर भारत और यूएई के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी है। इनमें एलपीजी सप्लाई और ऊर्जा समझौता सबसे अहम माना जा रहा है। अब जरा जो एमओयू साइन हुए उन पर भी एक नजर डालते हैं। पीएम मोदी और यूएई राष्ट्रपति अल नहयान की मौजूदगी में भारत और यूएई के बीच कई अहम एमओयू और समझौतों का आदान प्रदान हुआ। भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई से जुड़ा अहम समझौता भी हुआ। समझौते रक्षा, ऊर्जा, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग से जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर भी एमओयू साइन किए गए। वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने को लेकर दोनों देशों ने एमओयू साइन किए और इसके अलावा यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब निवेश की घोषणा की है। और जो 7 समझौते यूएई के साथ भारत के हुए हैं, जरा उनको देखिए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौता। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, तेल भंडार मजबूत होंगे, एलपीजी और एलएनजी स्टोरेज पर सहयोग संभव होगा। दूसरा है एलपीजी सप्लाई समझौता। एलपीजी सप्लाई मजबूत होगी, आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी। तीसरा समझौता है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप समझौता, यानी कि रक्षा सहयोग, तकनीक साझा कर दें और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। चौथा है वाडिनार पोर्ट। गुजरात में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने पर समझौता हुआ है। शिपिंग और तटीय ढांचा मजबूत होगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। 5वां समझौता है शिप रिपेयर में स्किल डेवलपमेंट पर समझौता। समुद्री कार्यबल की क्षमता बढ़ेगी और भारत शिप बिल्डिंग, रिपेयर और स्किल हब बन सकेगा। छठा है सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर पार्टनरशिप समझौता।
सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर से एआई मिशन को बढ़ावा मिलेगा। और सातवां जो सबसे महत्वपूर्ण, यूएई का भारत में $5 अरब निवेश का वादा, निवेश से रोजगार बढ़ेगा और भारत यूएई विकास साझेदारी मजबूत होगी और इसमें 30 मिलियन बैरल ऑयल का स्टोर रिजर्व भारत के अंदर होना, यह भी यूएई भारत में करने वाला और इसके जरिए भारत को लगभग 300 दिन का रिजर्व प्राप्त होगा। तो भारत के ऑयल रिजर्व में 3 करोड़ बैरल स्टोर होगा और वो भारत के लिए होगा आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए। भारत यूएई में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एग्रीमेंट सबसे खास है। इसके तहत यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी अब भारत के स्ट्रेटेजिक तेल भंडारों में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगी। जंग के हालात हो, सप्लाई रुकने पर इस स्थिति में रिजर्व पर पहला हक भारत का होगा। यूएई इस रिजर्व का किराया भी भरेगा। फिलहाल भारत के पास कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 3 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं, जिनकी क्षमता 53.5 लाख मीट्रिक टन है, यानी इसमें करीब 4 करोड़ बैरल तेल स्टोर हो सकता है। ओडिशा की चंदीखोल में नया रिजर्व और कर्नाटक के पादुर में रिजर्व क्षमता बढ़ाई जा रही है। भारतीय रिजर्व के अलावा यूएई की फुजेराह में भी भारत के लिए पेट्रोलियम रिजर्व की व्यवस्था की जाएगी। यानी जिस संकट में भारत अभी है, मोदी चाहते हैं कि आने वाले वक्त में इस संकट में भारत ना फंसे। इतना रिजर्व हो कि साल 2 साल अगर किसी युद्ध के अंदर दुनिया चली जाए तो उसका सीधा असर भारत पर ना पड़े। और ये प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के पहले दिन की वो उपलब्धि जिसमें भारत के इस तेल संकट के संपूर्ण समाधान की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आए। वहीं यूएई तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। इसमें यूएई ने भारत में 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। भारत का यूएई के साथ वित्तीय घाटा है, यानी भारत यूएई से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में यूएई से 4 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया। भारत ने यूएई के साथ एक ट्रेड पैक्ट पर भी साइन किया था। भारत यूएई को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस, सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग मशीन प्रोडक्ट और केमिकल एक्सपोर्ट्स करता है। और अब यह रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डील है उसके मायने क्या है? क्योंकि इन 5 देशों की यात्रा में सबसे ज्यादा जो फोकस रहा वो यूएई पर रहा है। सबसे कम वक्त प्रधानमंत्री वहां रुके और सबसे ज्यादा फायदा वहीं से लेकर आए। भारत अपनी जरूरत का करीब 30-90% कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इसलिए किसी इमरजेंसी में निपटने के लिए कुछ दिन का रिजर्व रखता है। भारत के पास सिर्फ 9 दिनों के खर्च के बराबर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की क्षमता है, वो भी फिलहाल सिर्फ 65% भरे हुए हैं। जबकि जापान के पास 254 दिन, अमेरिका के पास 200 दिन और चाइना के पास भी 120 से 180 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। यूएई से मिलने वाले कच्चे तेल में से 1.37 करोड़ बैरल भारत में स्टोर होगा। बाकी बचा 1.63 करोड़ बैरल यूएई के फुजराह में मौजूद रहेगा। स्टोरेज फैसिलिटी में इससे भारत का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यूएई से कच्चा तेल लाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना नहीं पड़ता। यूएई का तेल हशबान ऑयल फील्ड से एक खास पाइपलाइन के जरिए ओमान सागर के किनारे मौजूद फुजराह बंदरगाह पहुंचता है और यहां से जहाज से तेल भरकर सीधे भारत आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के बाद डिप्लोमेसी और डील के लिए नीदरलैंड के दौरे पर है। तो जरा देखिए नीदरलैंड के दौरे के दौरान कितने घंटे वो रुके हैं और कितना डील वहां से हुआ है। दरअसल 17 एमओयू साइन हुए हैं और दौरे का समय 36 घंटे यानी कि 1.5 दिन के आसपास प्रधानमंत्री मोदी रुके और इस दौरान 17 एमओयू नीदरलैंड के साथ किए गए हैं। अब जरा ये 17 एमओयू जो हुए हैं, ये एमओयू कौन कौन से हैं, जरा इस पर एक तेजी से नजर डालते हैं। सबसे पहला एमओयू भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देना। दूसरा एमओयू 2026 से 2030 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप पर सहमति बनी है। तीसरा है सेमीकंडक्टर सहयोग बढ़ाने पर समझौता। चौथा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच
जुमेरा फैब सहयोग, जिसमें नीदरलैंड की ASML कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ चिप मेकिंग में साझेदारी की है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में चिप मेकिंग फैक्ट्री बना रही है। पांचवा है ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग। छठा है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन साझेदारी, जिसमें नीदरलैंड भारत को क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और उसे खनन के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी देगा। चीन पर निर्भरता भारत की काफी कम हो जाएगी। सातवां है रक्षा और रक्षा सह उत्पादन सहयोग। आठवां है मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक सहयोग। नौवां है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। 10वां साइबर सुरक्षा सहयोग। 11वां है AI इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर साझेदारी और 12वां है जल प्रबंधन और फ्लड कंट्रोल सहयोग। गुजरात में खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा कल्पसार डैम प्रोजेक्ट चल रहा है। नीदरलैंड वाटर इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट है। कल्पसार प्रोजेक्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग में नीदरलैंड मदद करेगा। 13वां समझौता है कृषि और हॉर्टिकल्चर सहयोग। 14वां डेयरी सेक्टर में इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 15वां स्वास्थ्य और लाइफ साइंस सहयोग। 16वां शिक्षा रिसर्च और इनोवेशन एक्सचेंज कार्यक्रम और 17वां चौलकालीन ताम्रपत्र भारत को लौटाने पर सहमति। गुजरात के खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा जो प्रोजेक्ट है, उसके अलावा भारत की विरासत वापस नीदरलैंड से आएगी। लेकिन नीदरलैंड से जो चिप मेकिंग जो डील हुई है, उसके मायने क्या है, जरा समझिए। नीदरलैंड की ASML कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ चिप मेकिंग में साझेदारी की है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में चिप मेकिंग फैक्ट्री बना रही है। ये चिप्स मोबाइल फोन और गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में भी इस चिप का इस्तेमाल होता है। चिप बनाने में काम आने वाली खास लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी में ASML कंपनी की मोनोपोली है। वो भारत में फैक्ट्री लगाने और प्रोडक्शन शुरू करने में मदद करेगी। भारत अभी 90% चिप चीन, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। 2023-24 में भारत ने 1.05 लाख करोड़ रुपए की चिप इंपोर्ट की थी, जो 2016 से 20 गुना ज्यादा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार कर रहा है। नीदरलैंड के सहयोग से भारत में भी ये चिप बन पाएंगी और इससे विदेशों पर निर्भरता काफी हद तक कम होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में जब आप यूएई को देखेंगे तो क्रूड ऑयल में भारत निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब आप नीदरलैंड को समझेंगे तो भारत चिप के क्षेत्र में निर्भरता से आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन यात्रा और अहम समझौते की। दरअसल जो समझौते स्वीडन के साथ हुए हैं, उसमें सबसे पहला समझौता है भारत स्वीडन संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देना। दूसरा, भारत स्वीडन ज्वाइंट एक्शन प्लान तैयार करना 2026 से 2030 के लिए। तीसरा, ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 लॉन्च करना। दरअसल दोनों देशों के रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाया गया है और इसके तहत ग्रीन ट्रांजिशन, सुरक्षा, उभरती तकनीक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर काम होगा। चौथा समझौता है भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और AI कॉरिडोर की शुरुआत, यानी कि AI, हेल्थ टेक और ग्रीन मोबिलिटी में दोनों देशों के बीच बड़ी संभावनाएं हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी और AI कॉरिडोर का काम किया जाएगा। पांचवा है ग्रीन ट्रांजिशन और क्लीन टेक्नोलॉजी सहयोग। भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। स्वीडन की टेक्नोलॉजी और भारत की स्केल को मिलाकर दुनिया के लिए क्लाइमेट सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है। छठा है रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति। स्वीडिश कंपनियों का भारत में प्रोडक्शन यूनिट लगाना दिखाता है कि रिश्ता अब सिर्फ डिफेंस डील तक सीमित नहीं है। दोनों देश लंबी अवधि की औद्योगिक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सातवां समझौता है स्पेस रिसर्च सहयोग। स्वीडन ने भारत के वीनस मिशन से जुड़ने का फैसला किया है। आठवां समझौता है व्यापार और निवेश को 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। नौवां है सेमीकंडक्टर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सहयोग करना। दोनों देशों ने स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम को
सीधे जोड़ने के लिए इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला किया है। इसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी साझेदारी को गति मिलेगी। 10वां है शिक्षा, रिसर्च, स्टार्टअप्स और स्किल मोबिलिटी सहयोग करना। और अब बात करते हैं भारत और नॉर्वे के बीच हुए समझौतों की। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे गए तो वहां कौन कौन से समझौते भारत हित में, राष्ट्र हित में करके आए हैं। उसमें पहला है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके तहत नॉर्वे भारत के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश करेगा। क्लीन एनर्जी यानी कि ऐसी ऊर्जा जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। दूसरा है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में नॉर्वे शामिल। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नॉर्वे आधिकारिक तौर पर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI में शामिल हो गया है और इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, खुले और समृद्ध व्यापारिक मार्गों को बढ़ावा मिलेगा। ब्लू इकोनॉमी इससे आगे बढ़े। तीसरा है नॉर शिपिंग 2027। इसमें भारत का जलवा है और भारत 2027 में होने वाले प्रतिष्ठित नॉर शिपिंग इवेंट में अपना समर्पित इंडिया पवेलियन स्थापित करेगा। इससे भारत को शिप बिल्डिंग, ग्रीन शिपिंग टेक्नोलॉजी, आधुनिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा वैश्विक निवेश मिलेगा। चौथा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक समझौता। इसके जरिए इसरो और नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी के बीच संस्थागत सहयोग बढ़ेगा। स्पेस सेक्टर में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। पांचवा समझौता है डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की शुरुआत। डिजिटल इंडिया मिशन को रफ्तार देने के लिए भारत नॉर्वे डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप लॉन्च की गई है और इसके तहत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन डिजिटल इकोसिस्टम पर काम किया गया। छठा है हेल्थ सेक्टर में मजबूत सहयोग। हेल्थ केयर सेक्टर में दोनों देशों के बीच रिसर्च और आधुनिक मेडिकल तकनीकों को साझा करने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। इससे भारत के मेडिकल संस्थानों को नॉर्वे के रिसर्च का सीधा लाभ मिलेगा। सातवां समझौता है टनल निर्माण और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकनीक। दरअसल नॉर्वे भारत को अपनी विश्व प्रसिद्ध जियो टेक्निकल एक्सपर्टाइज देगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और सड़क परियोजनाओं को इससे बहुत मदद मिलने वाली है। आठवां समझौता है साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का एक्सचेंज। इसके तहत दोनों देशों के वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों का आदान प्रदान किया जाए। नौवां समझौता है CSIR और सिंटेफ के बीच बड़ी पार्टनरशिप। भारत की काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नॉर्वे की सिंटेफ के बीच टिकाऊ विकास के लिए समझौता हुआ है और ये दोनों संस्थाएं बायोबेस्ड मटेरियल, ओशन एनर्जी और कार्बन कैप्चर तकनीकों पर मिलकर काम करेगी। 10वां समझौता है महासागरीय ऊर्जा पर विशेष फोकस। भारत के विशाल तटीय क्षेत्रों में ऑफशोर विंड और वेव एनर्जी जैसी तकनीकों को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। इससे भारत के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। 11वां समझौता जो है वो एजुकेशन और रिसर्च के लिए है, ग्रीन ट्रांजिशन फंड्स। इसके जरिए भारत और नॉर्वे के छात्र, शोधकर्ताओं और फैकल्टी को एक दूसरे के देश में जाकर पढ़ने और साझा प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलने वाला है। और बार-बार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जियो साइंटिफिक सपोर्ट। हैदराबाद स्थित CSIR राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI और नॉर्वे की एमराल्ड जियो मॉडलिंग SA के बीच समझौता हुआ है। ये भारत में बड़े पैमाने पर बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रेलवे, हाईवे, डैम्स के लिए एडवांस जियो साइंटिफिक और मैपिंग सपोर्ट प्रदान करेगा, जिससे निर्माण की लागत और जोखिम दोनों कम होंगे। और अब बात करते हैं भारत और इटली की। दोनों के बीच में कौन कौन सी अहम डील हुई है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि पूरे दिन मेलोडी पर चर्चा हुई है, लेकिन डिप्लोमेसी की वो एक कड़ी, लेकिन डील्स क्या क्या हुई है जरा इस पर एक नजर डालते हैं। भारत इटली संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाए, यह डील हुई है। रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। समुद्री सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन पर साझेदारी बढ़ाने पर फोकस हुआ है। इनोवेशन और हाईटेक सेक्टर्स में सहयोग पर बातचीत हुई, क्योंकि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इटली की इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को जोड़कर नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम बनाया जाए। दोनों देश जिम्मेदार और सुरक्षित AI डेवलपमेंट पर भी साथ में काम करेंगे।
छठा एग्रीमेंट है ग्रीन एनर्जी और हरित हाइड्रोजन पर फोकस। सातवां क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन सहयोग और आठवां कृषि क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौते। नौवां शिक्षा और रिसर्च एक्सचेंज बढ़ाने पर सहमति और 10वां आर्थिक अपराध और अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ सहयोग। 11वां है म्यूजियम और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में साझेदारी। 12वां समझौता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम IMEC कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने पर फोकस करना। 13वां समझौता है द्विपक्षीय व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य है। फिलहाल भारत और इटली के बीच 14 अरब यूरो यानी कि 1.60 लाख करोड़ का व्यापार है। इसको 20 बिलियन यूरो तक ले जाने की बात की जा रही है। अब जानते हैं इटली के साथ समझौते जो हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा दशकों से ऐसा ही रिलेशन इटली के साथ रहा है। आपने अगस्ता वेस्टलैंड का नाम सुना होगा। इटली से ही भारत के वीवीआई पर सुरक्षा के लिए विमान खरीदा गया, हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए, लेकिन उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ था। उसके बाद रिश्ते खराब हुए, रक्षा सहयोग नहीं हुए, लेकिन 2022-23 के बाद से रिश्ते फिर से सामान्य होने लगे। इन सब के बीच में फोकस IMEC पर भी रहा, क्योंकि इससे ट्रेड कनेक्टिविटी बेहद अहम हो जाएगी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC को आगे बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हो गए। IMEC की घोषणा 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 समिट के दौरान हुई थी। यह प्रोजेक्ट भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से रेलवे, पोर्ट और शिपिंग नेटवर्क के जरिए जोड़ने का प्लान है। इटली यूरोप के बड़े समुद्री ट्रेड सेक्टर्स में शामिल है और इसीलिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल G20 के दौरान कहा था कि इससे भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने का समय और लागत 30 से 40% कम हो सके। IMEC चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जवाब में तैयार किया जा रहा है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक साझा ट्रेड रूट बन रहा है। भारत अभी यूरोप के साथ अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से करता है। IMEC बनने के बाद भारतीय एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ सकता है। और अंत में बात उसकी, जिस तस्वीर की, जिस वीडियो की चर्चा दिन भर रही, क्योंकि यूरोप दौरे के आखिरी पड़ाव के लिए मोदी 19 मई को इटली पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इटली में दोनों नेता एक ही कार के अंदर घूमे और इसे कार पॉलिटिक्स कहते हैं, जो एक नए दौर की जियोपॉलिटिक्स है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले बाकायदा पुतिन के साथ कार में देखा होगा, बराक ओबामा के साथ कार में देखा होगा, बाकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी आपने उन्हें कार में देखा होगा। लेकिन 2000 साल पुराने कॉलेजियम में सेल्फी दोनों ने ली और मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है और उसकी दिन भर चर्चाएं रही हैं। बहरहाल रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, क्योंकि मिठास होती है तो दोस्ती होती है और दोस्ती होती है दो देशों के बीच तो व्यापार अच्छा होता है। और यह मोदी की वो डिप्लोमेसी एंड डील है जिसने भारत के लिए क्रूड ऑयल में आत्मनिर्भरता की दिशा को आगे बढ़ाया है, जिसने भारत के शोधार्थियों, छात्रियों के लिए कई देशों के साथ रिलेशन कनेक्ट किए कि वो वहां जाकर रिसर्च कर सके और रिसर्च पेपर शेयर हो सके। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत मजबूती से इन देशों के साथ डील कर पाया। ब्लू इकोनॉमी में एक बड़ी भूमिका ये डील्स निभाती नजर आएंगी और यूरोप के लिए IMEC का गलियारा भारत के लिए अगर खुल गया तो एक बड़ा बाजार भारत को निर्यात के लिए मिल जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इन 5 दिनों के अंदर किया है, जो देश की एक बड़ी समस्या है उसके संपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ती हुई ये डील्स है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।